हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रिटन बाय द राइटर एजे क्रोनिन। एजे क्रोनिन का पूरा नाम है आर्किबिल जोसेफ क्रोनिन। वो एक स्कॉटलैंड के बहुत ही फेमस फिजिशियन थे। मीन्स बाय प्रोफेशन ही वॉज अ डॉक्टर, जिन्होंने वेल्स में, लंदन में हर जगह प्रैक्टिस किया। लेकिन बाद में चलकर इन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया राइटिंग को, और इन्होंने बहुत सारे फेमस नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज सब लिखे, जिसमें से द सिटाडेल भी एक उनके बहुत ही फेमस वर्क में से है। उनका लाइफ था फ्रॉम 1896 टू 1981, और इसी पीरियड के दौरान दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स हुए। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ फ्रॉम 1914 टू 1918 एंड सेकेंड हुआ फ्रॉम 1939 टू 1945। ये डेट्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनका जिक्र शॉर्ट स्टोरी में हुआ है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टाइटल इस शॉर्ट स्टोरी का एजे क्रोनिन ने दिया है, ये सेम टाइटल का शेक्सपियर का एक प्ले भी है। इस स्टोरी में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है दो भाइयों का प्यार, उनके सैक्रिफाइस, कि किस तरह से वो दिन रात तरह तरह के काम करके पैसे जमा करते हैं ताकि वो अपनी बहन का इलाज करा सके। वो बहन जिसके स्पाइन में टीबी हो गया है। तो ये दो जेंटलमैन जिसे टाइटल में रेफर किया जा रहा है, ये और कोई नहीं बल्कि यही दोनों भाई हैं। जो बड़ा भाई है जो कि मात्र 13 इयर्स का है, उसका नाम है निकोला, और जो छोटा भाई है जो कि सिर्फ 12 इयर्स का है, उसका नाम है जैकोपो, और इनकी बहन का नाम है लूसिया। इसके अलावा 3 और कैरेक्टर्स हैं। एक तो खुद नैरेटर हैं जो हमें ये स्टोरी सुना रहे हैं, यानी कि ये स्टोरी पूरा फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखा गया है। जो स्टोरी हमें सुना रहा है वो खुद स्टोरी का कैरेक्टर है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी हमें बताता है। उस नैरेटर का नाम स्टोरी में कहीं भी मेंशन नहीं है, और उसके साथ एक कंपेनियन भी, उनका एक साथी भी है। और ये दोनों साथी यानी नैरेटर और उनके साथ जो आदमी है, ये दोनों वेरोना, दैट इज अ सिटी इन इटली, वहाँ घूमने आए हैं। और यहाँ पे जो उनका ड्राइवर है, उस ड्राइवर का नाम है लुइगी। सबके अलावा एक और कैरेक्टर है पूरे स्टोरी में, एंड दैट इज नर्स, जो उस हॉस्पिटल में काम करती हैं जहाँ पे लूसिया एडमिटेड है। स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होता है। नैरेटर बोल रहे हैं कि हम एल्प्स एक माउंटेन रेंज है यूरोप में, तो उसके फुटहिल्स के पास से गुजर रहे थे जब हमने देखा कि वेरोना शहर के आउटस्कर्ट्स में, मतलब थोड़ा साइड के इलाके में, 2 बच्चे हैं जो हमें रोक रहे हैं और वो कुछ वाइल्ड बेरीज बेच रहे थे। हमारा ड्राइवर लुइगी हमसे कहता है कि नहीं, आप इन बच्चों से ये वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज मत खरीदिए। करता अपने कंधे उचका करके इशारा करता है कि वो जो बच्चे, उनका अपीयरेंस ठीक नहीं है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहने, उनका कपड़ा फटा हुआ है, बाल भी इधर उधर उलझा हुआ है। प्लस वो ड्राइवर ये भी बोलता है कि आपको इससे बेहतर स्ट्रॉबेरीज वेरोना शहर में मिल जाएंगे। स्टोरी में ये भी डिस्क्राइब्ड है कि वो बच्चे क्या पहने होते हैं। तो एक लड़का, वो एक जर्सी कहते हैं लूज फिटिंग शर्ट, वो पहना होता है, और उसके साथ एक कट ऑफ खाकी का बना हुआ शॉर्ट पैंट पहना होता है। और जो दूसरा भाई है वो एक छोटा सा आर्मी ट्यूनिक पहना होता है। ट्यूनिक यूजुअली एक ऐसे कपड़े को कहते हैं जो ऊपर से हैंग करता है, लूज फिटिंग होती है उसकी। वो बच्चा इतना पतला दुबला होता है कि वो जो कपड़ा वो ऊपर से पहना रहता है वो उस पर लटक रहा होता है। पता नहीं क्यों उन बच्चों की आंखों में एक अलग सा एंगेजिंग पावर, एक अट्रैक्शन था, एक सीरियसनेस था, जिसके कारण से मैं और मेरे कंपेनियन रुक गए। मेरे साथ जो आदमी था वो लुइगी के वार्निंग के बावजूद उन बच्चों से बात करने लगा, और तभी हमें उन दोनों लड़कों का नाम पता चला, और हमने उन लोगों से जो उनके पास सबसे बड़ा बास्केट था वो खरीद लिया। अगले दिन जब हम अपने होटल रूम से बाहर निकले तो हमने देखा कि जो स्क्वायर यानी कि जो चौक था वहाँ वेरोना शहर का, उस चौक पे फाउंटेन के पास वो दोनों लड़के फिर से खड़े हैं और अभी दूसरा काम कर रहे हैं। वो एक जूते चमकाने वाला जो बॉक्स होता है जिसमें सारे सामान वगैरह रखे होते हैं, उसको लिए हुए हैं, और आसपास जो लोग जा रहे हैं उनके जूते चमका रहे हैं। ऑफकोर्स बदले में वो पैसे लेंगे। तो जब उनका भीड़ थोड़ा छट जाता है, जब उनका बिजनेस थोड़ा कम हो जाता है, तब हम उनके सामने जाते हैं, उन लड़कों के सामने खड़े होते हैं। और चूंकि कल हमारी दोस्ती हो चुकी रहती है तो वो बच्चे हमें काफ़ी हंसकर ग्रीट करते हैं। और तब मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे लगा कि तुम पैसे कमाने के लिए, लिविंग के लिए बेरीज वगैरह तोड़कर बेचते हो। तो निकोला जो बड़ा भाई रहता है वो कहता है कि नहीं सर, हम बहुत सारे काम करते हैं। हम अक्सर एक गाइड का भी काम करते हैं और लोगों को जूलियट स्टॉर्म या और भी जो दूसरी जगह है यहाँ घूमने की, या जहाँ वो टूरिस्ट जाना चाहते हैं, उन्हें दिखाते हैं, शहर घुमाते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो हमने उसको बोला कि फिर ठीक है, चलो हमें भी शहर घुमा दो। तो जब हम शहर के राउंड्स लगा रहे थे, शहर उनके साथ घूम रहे थे, तो हमारा अटेंशन बार बार उनके बिहेवियर पे, उनके लुक्स पे जा रहा था।
बिहेवियर एंड लुक्स को हम डिमेनोर कहते हैं, यही वर्ड आपकी स्टोरी में यूज हुआ है। ये बच्चों में बचपना तो काफी भरा हुआ था। इनफैक्ट जो छोटा सा जेकोपो था, जो छोटा भाई था, वो बहुत ही इनोसेंट था। आर्टलेस का यहाँ पर मतलब है इनोसेंट, और बिल्कुल एक स्क्विरल की तरह फुदक रहा था, इधर उधर कूद रहा था। और जो बड़ा भाई है निकोला, उसकी स्माइल काफी इंगेजिंग थी। उनकी उम्र से कई गुना ज्यादा सीरियसनेस उनके चेहरे पर थी। और आगे के वीक में जब हम वहाँ पे रह रहे थे तो ये दोनों भाई हमारे काफ़ी यूज़फुल साबित हुए। हमें अगर सिगरेट का पैकेट चाहिए होता था, या फिर ओपेरा का शो में टिकट बुक कराना होता था, या किसी अच्छे रेस्टोरेंट का नाम पता लगाना होता था, ये भाई हमारे हर काम आ जाते थे। और इन दोनों पर अपने कामों के लिए भरोसा भी किया जा सकता था। और जो सबसे अलग बात इनकी लगती थी, देयर विलिंगनेस टू वर्क। क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, नैरेटर को उन भाइयों में कौन सा सबसे स्ट्राइकिंग फीचर लगा? द विलिंगनेस टू वर्क। उन भाइयों का जो काम करने के प्रति इंटरेस्ट था, इच्छा थी। इन गर्मियों के दिन में धूप के नीचे खड़े होकर ये फल बेचते थे, जूते चमकाते थे, घूम घूम कर बसेस के आसपास न्यूज़पेपर्स बेचते थे, टूरिस्ट को शहर में घुमाते थे, और छोटे मोटे काम अगर बाजार से करने हैं वो भी कर देते थे। इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज एरेंड, मतलब एक शॉर्ट जर्नी पे जाना। जैसे आप मार्केट गए, मार्केट से कुछ खरीद कर ले आए, दैट इज एरेंड। एक दिन जब हम कहीं से घूमकर लौट रहे थे तो उसी चौक पर द मिडनाइट था लगभग, वो दोनों भाई बैठे हुए थे एक पेवमेंट पे, एक चबूतरे पर। बहुत हवा चल रही थी। निकोला एकदम सीधा बैठा हुआ था लेकिन बहुत थका हुआ था, और उसके पैर के पास न्यूज़पेपर का एक बंडल रखा हुआ था। और जेकोबो जो छोटा भाई था वो उसके कंधे पे सर रखकर ऑलरेडी सो चुका था। तो मैंने पूछा कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या वेट कर रहे हो? निकोला बोलता है कि मुझे ये न्यूज़पेपर्स बेचना है, अभी पैडुआ से एक बस आएगा और तब मेरे सारे न्यूज़पेपर्स बिक जाएंगे और ये लास्ट बस होगा। तो नैरेटर उनसे कहते हैं कि तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो। निकोला बोलता है, सर हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है, हम तो कंप्लेन नहीं कर रहे। और जब अगले दिन उस फाउंटेन के नीचे मैं गया अपने जूते चमकाने, तो मैंने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग तो काफी काम करते हो और खाते पीते भी बहुत सिंपल हो। जब भी मैंने तुम्हें देखा है ब्लैक ब्रेड और फिग्स ही खाते हो, कुछ स्पेशल खाना भी नहीं खाते, कपड़ों पे भी खर्च नहीं करते। तब तो तुमने काफी पैसे सेव करके रखे होंगे। क्या तुम्हें स्टेट्स जाना है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए पैसे सेव कर रहे हो? और जब मैंने ये सारे सवाल उससे पूछे तो उसका ऑलरेडी बहुत टैंड फेस था, वो और ज़्यादा पीला पड़ गया। लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला कि नहीं, अमेरिका जाना, स्टेट्स जाना तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, हम ज़रूर जाना चाहेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे पास दूसरे प्लान्स हैं। तो मैंने पूछा कि क्या है वो दूसरे प्लान्स, तो उसने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला कि है सर, कुछ तो प्लान्स हैं। तो मैंने भी फिर उसके बाद बोला कि हम लोग मंडे को जा रहे हैं यहाँ से, और उससे पहले अगर मैं कुछ तुम्हारे लिए कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। निकोला तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जैकोबो तुरंत उछल के बोलता है कि हम हर संडे अपने गांव जाते हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, उस गांव का नाम है पोलेटा। और जब भी हम गांव जाते हैं तो हम एक साइकिल को भाड़े पर लेते हैं और उससे चलाकर उतना दूर जाते हैं। अब आप जब पूछ ही रहे हैं तो क्या आप हमें अपने गाड़ी से भेज देंगे संडे को, यानी कि कल? नैरेटर ये सोचते हैं कि जो ड्राइवर लुइगी है उसको तो मैंने संडे ऑफ दे दिया है, तो वो कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा। निकोला जो बड़ा भाई है वो ऑलरेडी जैकोबो को गुस्से से देख रहा है कि वो क्यों एक टूरिस्ट को हमारे प्लान में शामिल कर रहा है, क्यों उसे परेशान कर रहा है। तो वो फटाक से कहता है कि सर जाने दीजिए ना, आप क्यों हमारे वजह से परेशानी लेंगे। नैरेटर बोलता है कि कोई परेशानी की बात नहीं, मुझे खुशी होगी, मैं तुम लोगों को कल गांव ले जाऊंगा। अगले दिन जो संडे था, उस दिन के दोपहर में हम सब निकले उन दोनों बच्चों के गांव की तरफ, जो पहाड़ के किनारे था। मैंने सोचा कि जहां हम जाने वाले हैं, मतलब उनका जो घर होगा वो कोई छोटा सा झोपड़ी जैसा होगा, पर मुझे देखकर सरप्राइजिंग लगा कि उन लोगों ने जहां गाड़ी रुकवाई वहां पर एक रेड रूफ का बड़ा सा विला था, जिसके किनारे किनारे पत्थरों के बाउंड्री थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, दोनों बच्चे फटाफट गाड़ी से कूद के बाहर निकल गए और मुझे उन लोगों ने जाते जाते ये कह दिया कि देखिए उस किनारे पर एक छोटा सा कैफे है और आप वहां जाकर कुछ ड्रिंक्स ले सकते हैं, हमें यहाँ 1 घंटा लगेगा, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। उन बच्चों को मैंने देखा एक किनारे पर कहीं अंदर घुस गए। उनको फॉलो करते हुए जब मैं गया तो देखा कि कोने में एक छोटा सा साइड गेट था जो ग्रिल्ड था, मतलब वहां पे ग्रिल लगे हुए थे। तो जब मैं वहां गया और मैंने घंटी बजाई तो अंदर से एक नर्स के ड्रेस में एक वुमन आई। तो मैंने उन्हें देखकर कहा कि देखिए वो जो 2 बच्चे आए हैं ना, उन्हें मैं ही लेकर आया हूँ। उस नर्स ने दरवाज़ा खोला उस घर का, मुझे अंदर आने दिया और फिर एक वेस्टिब्यूल के थ्रू हम अंदर हॉस्पिटल में गए।
तो वो विला एक्चुअली एक हॉस्पिटल में तब्दील हो गया था, बदल गया था। और जिस क्यूबिकल के आगे, जिस छोटे से रूम के आगे हम रुके, वहाँ पर नर्स ने अपने लिप्स पे फिंगर्स दिया, मतलब मुझे शांत रहने के लिए कहा, और कांच का जगह था उसके थ्रू देखने को बोला कि अंदर देखिए, ल्यूसिया इन दोनों भाइयों की बहन है वहाँ पर। और मुझे देखकर क्लियरली लग भी रहा था, चेहरे सबके मैच हो रहे थे आपस में। वहाँ पर एक जंगली फूलों का गुलदस्ता रखा था, बहुत सारी किताबें रखी थी और एक फलों का डिश रखा था। उस बच्ची ने बहुत ही सुंदर सा लेस लगाया हुआ एक जैकेट पहना था और उन लोगों के बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी, अपनी टेंडर आंखों से उनके बातों पे बहुत ध्यान दे रही थी। वो लड़की करीबन 20 साल की रही होगी। तो नर्स ने मुझसे पूछा, क्या आप अंदर नहीं जाएंगे? ल्यूसिया शायद आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। लेकिन मैं मना कर दिया और मैं चुपचाप सीढ़ियों के नीचे जाकर बैठ गया। और फिर तुरंत ही मैं नर्स के पास गया और मैंने उनसे कहा कि वैसे तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका जो फैमिली टाइम है उसे मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बहुत ईगर हूँ, बहुत उत्सुक हूँ इन बच्चों की स्टोरी जानने के लिए। और तभी नर्स मुझसे बहुत ही अच्छे से मुझे उन्होंने पूरी स्टोरी बताई। वो बोली कि इनके फादर एक विडोअर थे, मतलब इनकी माँ बहुत पहले ही मर गई थी। तो इनके फादर ऑफ कोर्स एक सिंगल पेरेंट थे और वो बहुत बड़े सिंगर भी थे। तो ये एक अच्छे घर को बिलोंग करते थे, कोई चीज़ की कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन वॉर के दौरान जर्मन्स के द्वारा इनके फादर की डेथ हो गई और बॉम्बार्डिंग के समय एक बॉम्ब इनके भी घर पे गिरा और इनका घर पूरा बर्बाद हो गया। और ल्यूसिया इनकी बहन, वो ऑलरेडी पहले से गाने की ट्रेनिंग भी ले रही थी, पर इन सब वॉर के दौरान सब कुछ खत्म हो गया और ये तीनों बच्चे रोड पर आ गए। भूखमरी यानी स्टारवेशन की हालत आ गई और ये तीनों बच्चे ठंड से बहुत परेशान हो गए। किसी तरह से जो घर का खंडहर बचा था उससे एक छोटा सा रहने के जैसा स्ट्रक्चर बनाकर ये रहने लगे। और फिर 3 साल तक जर्मन्स यहाँ पे शासन किया और ये लोग जर्मन से एकदम नफरत करने लगे थे। तो इसलिए जब उनके खिलाफ यहाँ पर इटली में एक रेसिस्टेंस मूवमेंट शुरू हुआ तो ये दोनों बच्चे जाकर उसमें जुड़ गए। और जब युद्ध वगैरह खत्म हुआ, शांति हुई और ये वापस अपनी बहन के पास आए, तो इन्हें पता चला कि इनकी बहन को स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस है। और फिर कहते कहते वो नर्स एक सेकंड रुक गई और फिर कहती है नैरेटर से कि इन लोगों ने हार मानी या नहीं ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, ये आप खुद देख सकते हैं। ये लोग अपनी बहन को मेरे पास लाए, यहाँ पर एडमिट कर दिया, और आप भी जानते हैं कि इतने बड़े हॉस्पिटल को चलाने के लिए रुपयों की ज़रूरत तो होती ही है। तो ये दोनों भाई हर वीक, हर संडे आते हैं और कभी भी इन्होंने पेमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं की है। वैसे तो काम बहुत कम है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद ये हर संडे लेकर आते हैं रुपए। मुझे पता नहीं ये क्या काम करते हैं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छे तरीकों से ही ये इतने मेहनत करके ही पैसे लाते होंगे। 12 महीने से इनकी बहन मेरे पास है और इनकी बहन इम्प्रूव भी कर रही है। मुझे भरोसा है कि अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन फिर से वो चल पाएगी और गा पाएगी और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी पाएगी। और जब नर्स ये कहती है नैरेटर से कि मुझे उम्मीद है कि दोनों भाई कुछ अच्छा मेहनत करके ही पैसे लाते होंगे, तो नैरेटर को तो पता है कि कैसे पैसे आते हैं, तो क्लियरली बोलता है कि हाँ ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, इससे बेहतर कोई तरीका वो नहीं कर सकते थे। और उसके बाद ये उस विला से बाहर निकल जाते हैं और उन लड़कों का वेट करते हैं। जब लड़के 1 घंटे के अंदर वापस आ जाते तो इन्हें लेकर चुपचाप वो वापस वेरोना ले जाते हैं। बीच रास्ते में वो लड़के भी कुछ नहीं बोलते और ये भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इन्हें लगा कि शायद वो बच्चे अपना सीक्रेट इनके साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, और इसलिए ये भी उन बच्चों से कुछ सवाल नहीं करते, ताकि बच्चों को लगे कि उनका सीक्रेट बाहर नहीं आया है। लेकिन उनका जो सैक्रिफाइस था, उनका समर्पण जो था, वो नैरेटर को काफी दिल तक छू गया और उनके एक्शंस को देखकर उन्हें लगा कि इंसानियत आज भी दुनिया के किसी कोने में जिंदा। तो इस तरह से भले ही बच्चों की जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई, उनकी मदर कम एज में गुजर गई, फादर एक बहुत बड़े सिंगर थे तो ऑफकोर्स जिंदगी में कोई चीज़ की कमी नहीं रही होगी, तो वो भी गुजर गए। फिर ये लोग सड़कों पर आ गए और उसके बाद बहन को टीबी हो गया, वॉर क्राइसिस देखा, सब कुछ देखा, पर उनकी ज़िंदगी में कभी भी कड़वाहट नहीं आई और इंसानियत उनके अंदर जिंदा रही और एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो भी हर वक्त रहा। इनफैक्ट वो जो रात का सीन का डिस्क्रिप्शन है जिसमें कि वो बड़ा भाई बैठा है और छोटा भाई उसके कंधे पर सर रखकर सो गया है, बहुत क्लियरली दिखाता है कि कितना अफेक्शन रहा होगा दोनों भाइयों के बीच में, और जो बड़ा वाला है वो किस तरह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा होगा। और इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी उन बच्चों की ज़िंदगी में से पॉजिटिविटी, डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि वो किसी की सिंपैथी नहीं चाहते थे और इसलिए वो अपने प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। सो गाइस, होप आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई हो। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, मेरा QR कोड यहाँ पर मेंशन्ड है, UPI ID भी दिया हुआ है।
और हाँ, अगर आपको कोई डाउट्स रह गए हो, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप कोई और टॉपिक पे, कोई और स्टोरी, पोएम, प्ले पे वीडियो चाहते हो पहले, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। सी द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।